हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज की क्लास में हम बात करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी, जो थर्ड पेपर होता है सुदूर पूर्व एशिया से, फॉर ईस्ट एशिया से जो छात्र छात्राएँ बिलोंग करते हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि जो आपको यहाँ पे हम बताएंगे वो आपका अलग अलग प्रश्न जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज हम सॉल्व कराएंगे आपके लिए मॉडल पेपर, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभदायक है। जो छात्र छात्राएं हमारे पुराने हैं वो एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। अगर हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बिल्कुल मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास में क्या प्रश्न आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो से। तो आपके आज के इस क्लास में बात करेंगे BA तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राओं के लिए भूगोल, जिनका प्रश्न पत्र है सुदूर पूर्व एशिया यानी कि फॉर ईस्ट एशिया से। टाइम 3 घंटे का होता है। NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत खंड A यानी कि सेक्शन A से आपको 50 शब्दों में आपका वो होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य है। पहला प्रश्न आपका आता है फर्स्ट इसमें कि चीन के लोयस क्षेत्र के वर्णन कीजिए, यानी कि चीन के लोयस क्षेत्र का वर्णन कीजिए। इसमें आपका आता है लोयस क्षेत्र, यानी कि कौन सा इसमें लोयस क्षेत्र का, लोयस क्षेत्र किसे कहते हैं। चीन के क्षेत्र पर शीतकाल में चलने वाली हवाएं अपने साथ महीन पीली मिट्टी लाती हैं, जिसको उत्तरी चीन के क्षेत्र में जमा कर देती हैं, और इसी को हम लोयस क्षेत्र कहते हैं। यानी इसी को हम क्या कहते हैं, लोयस क्षेत्र कहते हैं। जो शीतकालीन यानी कि शीतकालीन की बात करें तो ठंडियों में हवाएं चलती हैं, और उनके साथ जो महीन पीली मिट्टी के साथ वो लाके उत्तरी चीन सीमा क्षेत्र की तरफ जमा कर देती हैं, उन्हीं को हम लोयस क्षेत्र कहते हैं। इनका विस्तार है शांसी प्रांत के पश्चिम में, होनान के उत्तर पश्चिम तथा सेंसी प्रांत के दक्षिण में। सेंसी और सांसी प्रांत, सेसी और सांसी प्रांत के होनान के उत्तर पश्चिम में ये आपको देखने को मिलती हैं। फिर आपका दूसरा प्रश्न आता है, जापान को भौगोलिक प्रदेशों में बांटिए। जापान के भौगोलिक प्रदेशों में बांटिए। जापान के भौतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेश, इसमें है धरातलीय विषमताओं एवं उच्चावचीय स्वरूपों। जो धरातलीय विषमता होती हैं और उच्चावच स्वरूप जो हैं, उसमें विविधता के आधार पर जापान को निम्नलिखित 4 भौगोलिक या भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला आपका आता है होक्काइडो। दूसरा आपका आता है उत्तरी पूर्वी प्रखंड। तीसरा मध्यवर्ती कोसा मैग्ना कांटो प्रदेश, और चौथा आपका आता है दक्षिणी पश्चिमी प्रखंड। तो ये 4 आपके मुख्य रूप से जापान के भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश हम कहते हैं। इसमें जो भौतिक प्रदेश है, यहाँ पे आपको भौतिक रूप से सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, जो आपको जो धरातलीय विषमताओं में उच्चावच स्वरूपों से उपयुक्त होता है। उसके बाद में फिर आपका आता है तीसरा प्रश्न, सुदूर पूर्व एशिया में वनों के प्रकार को बताइए। सुदूर पूर्व एशिया में वनों के प्रकार को बताइए। सुदूर पूर्व एशिया का भौतिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व संपूर्ण एशिया के अन्य प्रदेशों से काफ़ी भिन्न है। यह दक्षिणी एशिया के आकार में 2.5 गुना और जनसंख्या में 1.5 गुना है। इसमें निम्नलिखित देश आते हैं। पहला आपका आता है चीन है, जो जिसका कैपिटल आपका बीजिंग आता है। दूसरा हांगकांग है, इसका कैपिटल चीन के आधिपत्य में आता है। तीसरा मकाऊ है, मकाऊ क्षेत्र, जो यानी कि सुदूर पूर्व एशिया के। तीसरा प्रश्न है आपका, सुदूर पूर्व एशिया में वनों के प्रकार बताइए। इसमें आपका है कि जलवायु, मिट्टी एवं उच्चावन की विभिन्नता के कारण सुदूर पूर्व एशिया में वनस्पति की विभिन्नता मिलती है। यहाँ निम्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहला आपका आता है इसमें मरु वनस्पति, यहाँ पे आपको मिलेगा, यानी कि सुदूर पूर्व एशिया में जितने भी वन मिलते हैं, उसमें आपको पहला आता है मरु वनस्पति। दूसरा आता है आपका स्टेपी घासें, ये भी आपके वनों के अंतर्गत आते हैं।
उसके बाद में फिर तीसरा आपका आएगा अर्धमरु झाड़ियाँ, चौथा शुष्क पर्वतीय वन, पांचवा मिश्रित पर्वतीय या पठारीय वन, फिर छठा नंबर आपका आएगा उच्च पर्वतीय वन और सातवां नंबर उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन आदि। ये सारे आपके सुदूर पूर्व एशिया में वनों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि चीन में कृषि विकास के लिए क्या प्रयास किए हैं। इसमें इन्होंने निम्न प्रकार से प्रयास किया है, जो मुख्य रूप से आपको हम यहाँ पे बताएंगे कि कृषि की विकास दिशा में चीन ने जो प्रयास किया था वो निम्न प्रकार से है। पहला आपका आएगा इसमें कि साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद कृषि विकास में सरकारी प्रयास प्रारंभ करने हेतु, ये आपका पहला आपका आ गया। दूसरा नंबर कि 1950 से 1952 तक जमींदारों से ज़मीन लेकर किसानों में वितरित किया जाता था। तो इस तरीके से ये अपने कृषि में विकास किया। उसके बाद फिर दूसरा नंबर आपका आता है, तीसरा नंबर आता है 1953 से लेके 1956 ईस्वी तक, इसमें सरकारी कृषि का विकास हुआ। चौथा नंबर 1957 से सहकारी कृषि विकास, फिर पांचवा नंबर 1958 से कम्यून प्रणाली का विकास तथा आधुनिक मशीनों का प्रयोग हुआ। उसके बाद छठा नंबर कि कृषि विकास हेतु योजनाओं का निर्माण, यानी कि चीन में कृषि के लिए एक अष्टभुजी योजना तैयार की गई, जिसके तथ्य मुख्य रूप से हैं, कौन कौन से हैं। पहला उर्वरीकरण, दूसरा गहरी जुताई, तीसरा गहन बुआई, चौथा उन्नतशील बीज, उसके बाद फिर मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, चौथा पौध संरक्षण, सातवां नंबर कृषि कार्य में मशीनों के उपयोग में वृद्धि, तथा आठवां नंबर है कि सिंचाई सुविधाओं में विस्तार आदि। तो ये आपके आ जाएंगे टोटल मिला के कि चीन में जो कृषि के विकास के लिए प्रयास किए हैं उसके बारे में। फिर आपका पांचवा प्रश्न आता है कि जापान की कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न आपका जापान में कृषि की प्रमुख विशेषताएं। इसमें लिखना होगा कि जापान की कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका आएगा इसमें, पहला सघन कृषि, नहीं सघन कृषि किस तरीके से होती है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर आता है बहुफसली कृषि प्रारूप। उसके बाद फिर तीसरा आता है अंतर सस्य प्रारूप, फिर पांचवा नंबर चौथा नंबर फसल चक्र, पांचवा नंबर प्रचुर मानव श्रमयुक्त कृषि, फिर छठा नंबर आता है उर्वरकों का पर्याप्त प्रयोग, फिर उसके बाद में फिर आता है छठा नंबर सातवां नंबर सीढ़ीदार कृषि, आठवां नंबर वैज्ञानिक एवं यंत्रीकृत कृषि और नवां नंबर प्रचुर उत्पादकता। तो इसके जो कृषि की प्रमुख विशेषताएं हैं वो मुख्य रूप से ये लेके चलती हैं। तो ये कृषि की जो यानी कि एग्रीकल्चर का प्रमुख फाउंडेशन माना जाता है, मुख्य रूप से यही। उसका में फिर आपका छठा नंबर कि चीन की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में लिखिए। वनस्पतियों के बारे में आपको यहाँ पे लिखना होगा चीन की प्राकृतिक वनस्पति कौन कौन सी हैं। अब इसमें लिखना होगा आपको कि चीन का 133.32 मिलियन हेक्टेयर 133.32 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में 14.3% क्षेत्रफल जो है वो वनाच्छेदित है। लेकिन चीन का उत्तरी पूर्वी भाग जो है वो वन संपदा की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। चीन की वनस्पति को अधोलिखित 10 प्रकारों में हम लोग वर्गीकृत किया जाता है। पहला आपका आता है इसमें कि उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन, ये आपको पहला मिलेगा। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो आपका चौड़ी पत्ती वाले वन मिलते हैं। फिर दूसरा नंबर उपोष्णकटिबंधीय वनस्पति, तीसरा नंबर उच्च पर्वतीय वनस्पति, चौथा नंबर जेचुआन घाटी वनस्पति, फिर उसका पांचवा नंबर है कि मिश्रित पर्वतीय या पठारी वन, छठा नंबर शुष्क पर्वतीय वन और सातवां नंबर अर्ध मरुस्थलीय झाड़ियाँ। फिर आठवां नंबर आपका आता है इसमें स्टेपी वनस्पतियाँ, नौवां नंबर मरुस्थलीय वनस्पति, 10वां नंबर नदी घाटियों की वनस्पति। तो ये चीन की जो वनस्पतियाँ हैं ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं। इसमें अगर देखा जाए तो प्राकृतिक सौंदर्यता देखने को मिलती है और वहाँ पे अलग अलग प्रकार से
पेड़ पौधे जो आपके उसमें घासें होती हैं, उसके बाद में फिर आपका अर्धमरुस्थलीय में झाड़ियाँ हैं, वन हैं, पठारी वन है, चौड़े पत्तेदार हैं, ये देखने में आपको अच्छे लगते हैं और ये इसमें लगता है कि प्राकृतिक सुंदरता भी अच्छे होते हैं और आपको ऑक्सीजन जो है वो मुख्य रूप से शुद्ध रूप से मिलती रहती हैं। तो ये आपके जो चीन की प्राकृतिक वनस्पति है वो ये मुख्य रूप से आपके 10 हैं। उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है 7वां नंबर, चीन के प्रमुख रेल मार्गों के नाम लिखिए। चीन के प्रमुख रेल मार्ग कौन कौन से हैं? इसमें है आपका कि आधुनिक चीन में रेल पथों की कुल लंबाई जो है वो 40,000 किलोमीटर से अधिक है। चीन में निम्नलिखित 8 मुख्य रेल मार्ग हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? पहला आपका आता है बीजिंग शेन्यांग मुकडेन रेल मार्ग, यानी कि बीजिंग शेन्यांग जो आपका है वो मुख्य रूप से पहला माना गया है। दूसरा है टिएनटिसिन शंघाई रेल मार्ग। तीसरा बीजिंग वुहान रेल मार्ग। चौथा वुहान कैंटन रेल मार्ग और पांचवा हार्बिन रेल मार्ग। छठा लुगहाई रेल मार्ग। सातवां है शंघाई चुचाऊ रेल मार्ग तथा 8वां नंबर है न्यू ग्रेट नॉर्थ साउथ ट्रंक रेल मार्ग। यानी कि ये अलग अलग अपना जो मुख्य रेल मार्ग हैं वो अपना एक केंद्र स्थापित किया है रेल द्वारा। तो ये अलग अलग अपना मुख्य रूप से बनाए हैं। जैसे मान लीजिए आपका रेल मार्ग में 2-3 तरीके से मेट्रो हो गया आपका, उसके बाद में फिर आपका बुलेट ट्रेन हो गई, उसके बाद में फिर आपका नॉर्मल ट्रेनें जो चलती हैं वो हो गई। तो ये सारे आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है कि जापान के प्रमुख मैदानों के नाम लिखिए। जापान के प्रमुख मैदान कौन कौन से हैं? जापान के प्रमुख मैदान जापान के कुल क्षेत्रफल के 12% भाग पर क्या है? मैदान है। जापान के 12% भाग पर मैदानी भाग विस्तृत हैं। जापान के प्रमुख मैदान एवं उनकी स्थिति मुख्य रूप से यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि पहला क्वांटो प्रदेश आता है, जिसकी स्थिति जो है वो मुख्य रूप से हांसू में आता है। इसका क्षेत्रफल 13 लाख हेक्टेयर होती हैं। दूसरा इशिकरी जो ये होक्काइडो में स्थित है, इशिकरी होक्काइडो में स्थित है, 2.10 क्षेत्रफल इसका है। उसके बाद फिर तीसरा आता है नोबी। नोबी ये आपको हांसू प्रदेश में मिलेगा, इसका भी 1.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। फिर उसके बाद में फिर 5वां नंबर है किनकी। किनकी भी आपका हांसू प्रदेश में आता है, ये भी आपका 1.25 प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल में आता है। फिर जो है सुकुशी क्षेत्र जो आपका है, सुकुशी क्षेत्र क्यूशू में आता है जो 1.20 लाख हेक्टेयर पर क्षेत्रफल है। उसके बाद फिर 7वां है टोकाची। टोकाची भी आपका होक्काइडो में आता है, होक्काइडो में स्थित है, जो 1.20 लाख हेक्टेयर पर क्षेत्रफल में आता है। 8वां है किटी यानी कि किटाकामी, ये भी आपका हांसू प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये आपका 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल है। तो मुख्य रूप से ये जो जापान के प्रमुख मैदानी भाग हैं वो आपको इस क्षेत्र इस का मतलब कि बात करें तो हांसू, होक्काइडो और क्यूशू, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो हांसू प्रदेश में आपको मैदानी भाग मिलेंगे, यानी कि जापान के जो प्रमुख मैदान हैं वो मुख्य रूप से हांसू प्रदेश में आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न कि जापान के द्वीपों के नाम लिखिए। जापान के द्वीपों के नाम कौन कौन से हैं? इसमें आपको लिखना है कि जापान के द्वीप के कुल जो समूह हैं वो मुख्य रूप से 1750 द्वीप हैं। कितने हैं? 1750 द्वीप हैं, मुख्य रूप से 1750 द्वीप माने गए हैं। किंतु समस्त देश में 98% केवल 4 द्वीपों के अंतर्गत समाहित है। कौन कौन से? पहला आपका आता है हांसू प्रदेश, दूसरा होक्काइडो, क्यूशू, शिकोकू, ये 4 में सबसे ज़्यादा निहित है। और जो 5वां है आपका वो अन्य में आता है। ये मुख्य रूप से 3270 किलोमीटर वर्ग में फैला हुआ है। अब ये जो 1750 द्वीप हैं ये टोटल मिला के बात करें तो इसमें से 98% आपके 4 देशों में आते हैं, हांसू, होक्काइडो,
क्यूशू, शिकोकू। हांसू की बात करें तो 2,30,110 वर्ग किलोमीटर आपका आंका गया है। दूसरा होक्काइडो आता है, होक्काइडो आपका 83,408 वर्ग किलोमीटर है। तीसरा आपका है क्यूशू जो 42,144 वर्ग किलोमीटर है। चौथा शिकोकू है जो 18,795 किलो वर्ग मीटर है। और फिर पाँचवा आपको पता ही है। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर कोरिया की राजधानी एवं शासक के नाम बताइए। उत्तर कोरिया की बात करें तो आधिकारिक रूप से उत्तर कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। कौन सा? जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। मुख्य रूप से आपका यह है, यानी कि आधिकारिक रूप से उत्तर कोरिया जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया प्रायद्वीप में बसा है। देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है इसका? प्योंगयांग। इसकी यानी कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। कोरिया प्रायद्वीप के 38वें समानांतर पर बनाया गया है। कोरियाई सैन्य विहीन क्षेत्र उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विभाजन रेखा के रूप में कार्य करते हैं। और उत्तर कोरिया के वर्तमान शासक जो हैं वो किम जोंग उन हैं। तो इस तरीके से आपका सेक्शन ए के सारे प्रश्न हमने आपको यहाँ पे क्लियर किया। सेक्शन ए में आपके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया। कौन कौन से प्रश्न आपके महत्वपूर्ण है, इसमें सारे प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके पेपर में पूछा जाता है। और वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दूसरे को वीडियो को शेयर भी करते रहिए दोस्तों। फिर आपका खंड बा आता है कि इसमें केवल 5 प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का आंसर 2 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न आपका आता है कि सुदूर पूर्व एशिया की जनसंख्या का वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें लिखना कि चीन न केवल एशिया के अपितु विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तथा यहाँ सीमित परिवार अर्थात एक बच्चे की संकल्पना का पूर्ण रूपेण पालन किए जाने से वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण में है। दूसरी ओर जापान ने क्षेत्र एवं संसाधन सीमित के कारण जनसंख्या को सीमित कर रखा है। दक्षिणी कोरिया में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 82.4 है जो पूर्वी एशिया में सर्वाधिक है। चीन में जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से हुई है। यद्यपि प्रारंभिक काल में यह वृद्धि सीमित रही होगी, किंतु ईसा बाद 1200 वर्ष के पश्चात इसमें निरंतर क्या हुई? वृद्धि हो रही थी। वास्तव में 1953 में जनगणना का कार्य ठीक प्रकार से किया गया, जिसके अनुसार यहाँ की जनसंख्या 59.01 लाख की अंकित की गई थी। उसके बाद में फिर पूर्वी एशिया देशों में जनसंख्या का आदि संक्षिप्त विवरण जो आपको यहाँ पे हम बताएंगे। चीन में 12,852 लाख, ये आपके 2009 से लेके 2018 या 19 के समथिंग था, 12,852 लाख के करीब में। उसमें फिर जापान का 12,273 लाख है और उत्तरी कोरिया में 221 लाख, दक्षिणी कोरिया में 471 लाख और जो ताइवान में बढ़कर 22.10 लाख हो गई है। लेकिन चीन की सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला देश जो है वो यांगटी नदी के मध्य तथा निचली घाटी है। यहाँ जनसंख्या घनत्व 2000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। दक्षिणी चीन के 12 प्रांत जो 28 क्षेत्र को घेरते हैं, यहाँ पे आपको 59% जनसंख्या केंद्रित है। दूसरी ओर विरल और अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र चीन के 55% भाग पर केवल 5% जनसंख्या निवास करती है और संपूर्ण चीन का औसत घनत्व जो है वो 68.4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। चीन में नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। वर्तमान समय में यहाँ लगभग 22% नगरीय जनसंख्या है और शंघाई सबसे बड़ा नगर है। जापान एवं पूर्वी एशिया दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। जो 1975 की प्राथमिक जनगणना यहाँ की जनसंख्या में 11 करोड़ 19 लाख थी, जो 2001 में बढ़कर 12 करोड़ और 72 लाख हो गई थी। जापान में जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्ति प्रति वर्ष यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में है और जो इसका जनसंख्या घनत्व यानी औसत घनत्व वो 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक पहुँच गया है। उसके बाद में फिर आपका आता है उत्तर कोरिया की, यानी कि उत्तर कोरिया में जनसंख्या जो है वो 224.6 लाख तथा दक्षिणी कोरिया की 482.8 लाख अंकित की गई है। जनसंख्या के वितरण से स्पष्ट है कि दक्षिणी कोरिया के तटीय भागों में
जनसंख्या घनत्व है अधिक है, जो दक्षिणी कोरिया की 40% जनसंख्या नगरों में है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार, यानी कि सियोल दक्षिण कोरिया की तथा प्योंगयांग उत्तरी कोरिया का बड़ा नगर है और राजधानी भी है। ताइवान की जनसंख्या तीव्र वृद्धि से, ताइवान मानसून एशिया की सघन बसा देश है, जहां औसत जनसंख्या 619 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की 76% जनसंख्या ग्रामीण है और ताइपे यहाँ की राजधानी एवं प्रमुख नगर है। उसके बाद फिर दूसरा प्रश्न आता है कि ताइवान के यातायात परिवहन का वर्णन कीजिए, यानी कि ताइवान के जो प्रमुख यातायात साधन है इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। अब ताइवान के यातायात का जो है वो मुख्य रूप से है, यानी कि रेल मार्गों का विकास ताइवान में सरकारी तथा प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया गया था। ताइवान रेल प्रशासन सरकारी संस्था है जो रेलों की नियंत्रित करता है। इसके अंतर्गत 2378 किलोमीटर लंबे रेल मार्गों का परिवहन होता है। इसके अंतर्गत यानी 1191 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग प्राइवेट कंपनियों द्वारा चलाया जाता है। प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में कीलुंग बंदरगाह से दक्षिण को कोआस यानी कि कोओसियुंग तक जाता है। यहाँ के प्रमुख नगर एवं औद्योगिक केंद्र इस मार्ग में सुविधा प्राप्त करते हैं, यानी कि पूर्व में एक प्रमुख मार्ग जो है वो हुलियन तथा से तांगयुंग तक 175 किलोमीटर की लंबाई में है। सड़कों का ताइवान में कुल विस्तार जो है वो 2002 से 36,698 किलोमीटर की लंबाई में है। सड़कों का विकास भी द्वीप के पश्चिमी भाग में हुआ था। कुछ सड़कों में 13,887 किलोमीटर लंबी सड़कें पक्की हैं और प्रमुख सड़क मार्ग रेल मार्ग के समान कीलुंग की यानी कि कोसियुंग से संयुक्त करता है। इसको पिंगडुंग तक बढ़ाया गया है। मध्य के पर्वतीय भागों में सड़कों के विकास का कार्य किया जा रहा है, जहां ताइवान हाईवे ब्यूरो सरकारी संस्थान है जो देश में 1365 बसों को परिचालित करता है। संपूर्ण द्वीप में बस सेवा बहुत अच्छी है। समुद्री परिवहन यहाँ के 3 प्रमुख बंदरगाहों अर्थात कीलुंग, कोसियुंग और हुआलिन द्वारा नियंत्रित करता है। अन्य बंदरगाहों में जैसे आपका सुआओ, टेचुंग, सिकोऊ, पुटाग, ओपनिंग, ऑनपिंग आदि, ये समुद्री व्यापार की दृष्टि से ताइवान पूर्वी एशिया में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है, यानी कि ये सारे आपके परिवहन के अंतर्गत आपको मिलेंगे। अब वायु परिवहन में, इसमें वायु परिवहन के अंतर्गत यहाँ 2 देशीय वायु सेवाएं हैं जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले देशों के सभी नगरों को वायु परिवहन सेवा प्रदान करती है, जहाँ से तेपे एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ 7 विदेशी वायु सेवाएं विश्व के अन्य देशों में जैसे ताइवान का वायु परिवहन से संपर्क स्थापित करता है। तो ये आपके रेल मार्ग हो गए। इसका ताइवान के आयात के फिर चौथा आता है कि मंचूरिया के औद्योगिक विकास के उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। मंचूरिया के औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं, यानी कृषि, वन एवं खनिज संपदा की प्रचुरता के कारण मंचूरिया को उज्ज्वल भविष्य का प्रदेश अथवा सुरक्षित भंडार का गोदाम कहा जाता है। औद्योगिक दृष्टि से मंचूरिया बहुत उन्नत है। यहाँ के औद्योगिक विकास के लिए उन्नत यानी कि निम्नलिखित कारक विशेष उत्तरदायी हैं। पहला, कोयले की सुलभता। दूसरा, उद्योगों के लिए कच्चे माल की अधिकता। तीसरा आता है आपका कि विस्तृत परिवहन में व्यवस्था। चौथा, महत्वपूर्ण पोताश्रय एवं बंदरगाह जैसे आपका मुगडेन, दायरेन एवं हार्बिन की अवस्थिति। पाँचवा, सरकार द्वारा समुचित व्यवस्था। छठा, पूर्व काल में ब्राह्य संबंध, यानी कि लोहा एवं इस्पात यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। चीन के 2 प्रमुख लोहा इस्पात जैसे प्रतिष्ठान आनसान आयरन वर्क्स के पिनेसेहू आयरन वर्क्स से इसी प्रदेश में है। सोयाबीन से तेल निकालना एवं खाद्य निर्माण करना इसका महत्वपूर्ण उद्योग है। इनके अलावा सीमेंट, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, चमड़े का सामान, चीनी साफ करना, साबुन बनाना, मोमबत्ती, मिट्टी का बर्तन, सिगरेट, तांबे का तार आदि बनाने का कारखाना यहाँ है। चांगचुंग से चीन का बृहत्तम मोटर निर्माण का कारखाना है। मंचूरिया के औद्योगिक विकास में यातायात के प्रमुख मार्गों का महत्व रहा है। पहले रूसी एवं जापानी लोग
अपने स्वार्थ के लिए यहाँ रेल मार्गों के निर्माण किए थे। वर्तमान में यहाँ 12,800 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है, अर्थात पूरे चीन का 1/3 रेल मार्ग इसी देश में है। इसके अलावा इस प्रदेश में 24,000 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग भी है, जिसे सुंगेरी, अमूर, चियान एवं उसूरी नदियों में नौ परिवहन की सुविधा है। दाई रेल, लुसुन, हुलुताऊ यानी कि यिंगुकू यहाँ के महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न 5वां नंबर, सुदूर पूर्व एशिया के जलवायु प्रदेशों के बारे में लिखिए, यानी कि जलवायु प्रदेशों को वर्णन कीजिए। जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं इसमें आपके? सुदूर पूर्व एशिया के जलवायु प्रदेशों में बांटिए, यानी कि पूर्वी एशिया की जलवायु मानसूनी है। पूर्वी एशिया में यानी कि ग्रीष्मकाल में दक्षिणी पूर्वी मानसूनी है, दक्षिणी चीन सागर और जापान की ओर चलती हैं। जो दक्षिणी चीन सागर की हवाएं होती है वो जापान की ओर चलती हैं। इसके विपरीत शीतकाल में ये हवाएं चीन से चीन सागर की ओर चलती हैं और इन हवाओं के मार्ग में अनेक चक्रवातीय तूफान भी आते जाते हैं। आधुनिक संसाधनों से यह स्पष्ट हो गया कि पूर्वी एशिया की मानसूनी हवाएं ना तो महाद्वीप के ऊपर बहुत ही ऊंचाई तक प्रवेश करती हैं और ना ही संपूर्ण ग्रीष्मकालीन वर्षा मानसूनी हवाओं से होती हैं। वास्तव में पूर्वी एशिया का मानसून स्थिर और समान दिशा का ना होकर गति एवं वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशील होता था। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात की इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चीन में शीतकाल में शुष्क एवं ठंडी हवाओं का तापमान उत्तरी भाग में 10 सेंटीग्रेड तथा दक्षिणी चीन में 15 सेंटीग्रेड रहता है, जबकि ग्रीष्म में मध्य चीन में औसत तापमान जो है वो 29 सेंटीग्रेड तथा उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में 21 सेंटीग्रेड और 23 सेंटीग्रेड रहता है। चीन की कुल वर्षा जो है वो 94% ग्रीष्म में होता है और सर्वाधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर वो दक्षिणी चीन और सिक्यांग घाटी में होती है, जबकि उत्तरी चीन में यह मात्र 50 सेंटीमीटर रह जाता है। तिब्बत का पठार वृष्टि छाया प्रदेश में होने के कारण लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। जापान की जलवायु मानसूनी होते हुए भी सागरीय प्रभाव में अधिक प्रभावित है। उच्चावच एवं द्वीपीय स्थिति के अतिरिक्त गर्म जो है वो क्यूरीसेओ धारा का क्यूशू, सिको तथा हांसू के तटों पर, ठंडी ओखोटस्क धारा के पूर्वी होक्काइडो तथा उत्तरी पूर्वी हांसू के तटों की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। शीत ऋतु में होक्काइडो द्वीप पर तापमान के हिमांक से नीचे पहुंच जाता है, जबकि दक्षिणी भागों में 4 सेंटीग्रेड से 6 सेंटीग्रेड रहता है और ग्रीष्म में उत्तरी जापान में 16 सेंटीग्रेड और दक्षिणी जापान में 26 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। जापान के दक्षिणी पूर्वी तटीय भागों में 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है, जबकि उत्तर के होक्काइडो में 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जापान की जलवायु पर टाइफून का प्रभाव पड़ता है। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है 6ठा नंबर कि सुदूर पूर्वी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए। सुदूर पूर्व एशिया की प्राकृतिक वनस्पतियों का निम्नलिखित रूप से है। सुदूर पूर्वी एशिया की प्राकृतिक वनस्पति जलवायु द्वारा नियंत्रित है तथा धरातल ने भी इसे प्रभावित किया है। चीन में विगत दशकों में वनस्पति को पर्याप्त हानि हुई और वर्तमान यहाँ मात्र 10% क्षेत्र पर ही वनों का विस्तार है। दक्षिणी चीन में सदाबहार चौड़ी पत्ती के वन मिलते हैं, जिनमें टैलो होता है, आपका बांस हो गया, टुंग, रबर आदि इसके वृक्ष मिलते हैं, जबकि दक्षिणी पूर्वी चीन में पतझड़ वाले वन हैं, जिसमें साल हो गए, सागौन आदि के वृक्ष मिलते हैं। चीन के शुष्क प्रदेशों में जैसे गोबी, बकला, मकान, उत्तरी व पश्चिमी चीन में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती हैं। तिब्बत और सिक्यांग के क्षेत्र में छोटी घास अर्थात स्टेपी प्रदेश की वनस्पति मिलती हैं। जापान में वनों का विस्तार अधिक है। संपूर्ण जापान के 68% यानी कि 68% क्षेत्र पर वन का विस्तार है। यहाँ वनों के उपयोग के साथ साथ उनका संरक्षण पुनः रोपण भी उचित रूप से किया जाता है। जापान में उपोष्ण, कोड़धारी और शीतोष्ण प्रकार के वन हैं। उपोष्ण वनों में जैसे बांस,
बीच बर्च, मैपिल, पाइन और हेमलॉक, लार्च आदि के वृक्ष मिलते हैं। कोड़धारी वन उत्तरी जापान के पर्वतीय ढालों पर हैं। इनमें आपका स्प्रूस बीच, एल्डर और लार्च के वृक्ष होते हैं। शीत और शीतोष्ण वनस्पति पश्चिमी होक्काइडो, दक्षिणी हांसू और दक्षिणी पश्चिम जापान के उच्च क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें चीड़ हो गया, बनूत, चेस्टनट, ओक, चेरी, वालनट के वृक्ष प्रमुखता से होते हैं। तो ये जापान के आपके प्राकृतिक वनस्पतियों में मिलते हैं। उसका फिर ताइवान के लगभग 55% क्षेत्र पर प्राकृतिक वनस्पति का विस्तार है। यहाँ उष्ण सदाबहार वन, सघन वनों तथा कोड़धारी वनों का विस्तार है। ताइवान में प्रतिवर्ष लगभग 16 लाख घन मीटर लकड़ी प्राप्त की जाती है और कोरिया से भी वनों का पर्याप्त विस्तार है। उत्तरी कोरिया में दक्षिणी कोरिया की अपेक्षा अधिक वन है। यहाँ ओक, पाइन, कर, बलूत, स्प्रूस, वालनट, बीज के वृक्षों के प्रधानता मिलती है। तो ये आपके आते हैं सुदूर पूर्व एशिया के प्राकृतिक वनस्पतियों के, यानी कि चीन हो गया, जापान हो गया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया इत्यादि। ये आपके सारे इनके यहाँ के वनों का। और उसके बाद में फिर जलवायु प्रदेश होगा। उसके बाद में फिर आपका आता है इनकी जलवायु कैसी है, इनकी व्यवसाय कैसा है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो ज़रूर लाइक कर दें। और उसके बाद में फिर आपका आता है खंड सा से। खंड सा में केवल आपके 2 प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में लिखना है। इसमें पहला प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न है खंड सा का कि चीन को जलवायु प्रदेशों में बांटिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि चीन की जलवायु प्रदेशों को इसमें आपको लिखना है। उसका फिर 8वां प्रश्न है सुदूर पूर्व एशिया में शक्ति संसाधनों के वितरण कीजिए, यानी कि वितरण की विवेचना कीजिए। 9वां प्रश्न है कि जापान में पाई जाने वाले प्राकृतिक वनस्पति का वर्णन कीजिए। 10वां प्रश्न है प्रकृति में, यानी कि जापान में सूती वस्त्रों के उद्योग के विकास एवं स्थानीयकरण कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये सारे आपके प्रश्न जो सेक्शन सी से हैं वो आपको यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया है। और इसका मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा जो आपको समझने में अच्छे से समझ जाए कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो इस वजह से आपको ये दो प्रश्न करके आपको मैं अलग से बता दूंगा, जिसमें आपको सारे प्रश्न पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से पेपर को क्लियर कर सकेंगे। तो इस तरीके से आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो यही आपका सबसे बढ़िया पॉइंट होता है कॉपी लिखने का, यानी कि कॉपी कैसे लिखी जाती है। तो कॉपी कुछ इसी तरीके से लिखा जाता है। सेक्शन सी के आपको जब आपको सारे प्रश्न आते हैं तो अच्छे से आप लिखते हैं। उसमें सेक्शन बी हो जाता है, फिर सेक्शन ए। तो ये सारे प्रश्न आपको अच्छे से हमने बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में कुछ आपको नया बताएंगे और इसके साथ मैं अगली वीडियो में ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।